नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था में भारत का राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट क्या होते हैं उनके बारे में बताएंगे। उनका कार्यकाल क्या है, उनको कौन से भाग में रखा गया, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक उनके बारे में प्रावधान है। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटा हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति की। आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे भारत का राष्ट्रपति लिखा हुआ है। बात करें भारत के राष्ट्रपति की तो संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। संविधान के भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया है और संघ में जितने भी होती है संघ की पूरे कार्यपालिका मिलकर के काम करती है। तो और अनुच्छेद जो हमारा हो गया, अनुच्छेद हमारा 52 से 78 होता है। 52 से 78 क्या होता है, अनुच्छेद हमारा 52 से 78 तक इसके बारे में प्रावधान है। जो संघ की पूरी कार्यपालिका होती है, जो संघीय कार्यपालिका जो होती है, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी ये सब आते हैं। यानी कि राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी ये लोग आते हैं। तो संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान है और अनुच्छेद 52 से 78 के बारे में इनके बारे में बताया गया है। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की पूरी जो कार्यपालिका शक्ति होती वो किस में निहित होती है, वो पूरी राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की पूरी कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति जो होता है वह राष्ट्रपति जो होता है राज्य प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, और संविधान में उसका पद सबसे ऊंचा होता है। संविधान में पद की बात करें, पद जो होता है सबसे ऊंचा होता है। राष्ट्रपति का जो पद होता है संविधान में सबसे ज़्यादा ऊंचा होता है। तो यह रहा राष्ट्रपति के बारे में बेसिक बात है, जिसमें संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक और जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए, महान्यायवादी ये लोग शामिल होते हैं। और राज्य के प्रमुख होते हैं, भारत का नागरिक होता है, और संविधान में जो इनका पद होता है वो सबसे ऊपर होता है। बात करें इनके निर्वाचन की, तो इनका निर्वाचन जो होता है राष्ट्रपति जी का, वो हमारा अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। इससे पहले मैंने एक वीडियो अलग से बताया था, जिसमें मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव को बेहतर तरीके से बताया था। देखो, प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जिसमें जनता क्या है, जनता जो है वोट देती है, डायरेक्टली वोट देती है, लोग प्रतिनिधि चुनते हैं। जैसे MP हो गया, MLA हो गया, इन लोगों को हम प्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं। वोट देने की उम्र 18 साल से जिनके ऊपर हो जाती है उनको वोट देने का अधिकार होता है। जो भारत के संविधान में आपको अधिकार है कि आप वोट डाल सकते हो। जो भी लोग 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हो गए हैं उनको वोट डालने का अधिकार है। तो हम लोग वोट डाल करके ही क्या करते हैं, सरकार का चुनाव करते हैं, या अपनी जो मनपसंद सरकार है, मनपसंद सांसद हो गया, मनपसंद विधायक हो गया, उनको क्या है डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट करते हैं, यानी कि उनका क्या है चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप में कौन कौन शामिल होते हैं, जिन लोगों को हम चुन करके भेजते हैं, जैसे MP हो गए, MLA हो गए, वो लोग हमारे द्वारा चुने गए MP MLA जब उनका राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं तो उसको अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता है। यानी कि हम लोग डायरेक्टली जा कर के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं, हमारे द्वारा जो सांसद या प्रतिनिधि चुने गए हैं वो डायरेक्ट जा कर के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले रहे हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है, जो हमारा संसद होता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित
सदस्य, दोनों सदनों के कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। दूसरा हो गया राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा के क्या है? निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभाएं होती हैं उनके भी सदस्य क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो राज्य जहाँ पे क्या है? जहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे हमारा दिल्ली हो गया और पुडुचेरी हो गया, यहाँ के भी जो है निर्वाचित सदस्य क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य। ये लोग भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है? भाग लेते हैं। कौन से लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग नहीं लेते हैं वो हमारे हो गए मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य जो डायरेक्ट किसके द्वारा चुने जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। वो लोग क्या हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं भाग ले सकते हैं। राज्य विधान जो परिषदें होती हैं राज्य की, उनके भी जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से भाग ले सकते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश क्या है? जहाँ केंद्र शासित प्रदेश हैं और जहाँ खुद की अपनी विधानसभाएं हैं तो वहाँ के भी सदस्य क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली और पुडुचेरी हो गया। कौन कौन से सदस्य शामिल नहीं हो सकते हैं? जो मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह समान प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। समान प्रतिनिधित्व के आधार पर, समान प्रतिनिधित्व के आधार पर। समान प्रतिनिधित्व का मतलब ये हो गया राज्य की जनसंख्या का जो समान प्रतिनिधित्व क्या है? होता है। जिससे समान प्रतिनिधित्व का मतलब ये हो गया कि हम लोग एमपी और एमएलए को भेजते हैं। किसी राज्य में जनसंख्या ज़्यादा होती है, किसी राज्य में जनसंख्या कम होती है, तो उन लोगों का पूरा एक क्या है? समान प्रतिनिधित्व, जो समान अनुपात निकाला जाता है। तो किस प्रकार से उनका वोट माना जाता है? हम बात करते हैं एक एमएलए की वोट की। तो जो एमएलए की वोट होती है वो उस राज्य की कितनी जनसंख्या, राज्य की कुल संख्या या राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य? जो निर्वाचित हैं, और इंटू 1 बटे यहाँ पे इनके नीचे 1000। ये हो गया एक एमएलए का वोट। और एक जो एमपी का वोट होता है वो हमारा होता है सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो गया। सभी विधायकों का, सभी राज्यों के विधायक का मूल्य हो गया, और बटे संसद के निर्वाचित सदस्य इंटू 1/100। तो ये कौन हो गए? ये हमारा जो है, नहीं, संसद के निर्वाचित सदस्य केवल 1/100 नहीं, सभी राज्यों के जो सभी राज्य के विधायक हैं उनका मूल्य, और बटे संसद के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनको मिलाकर के एक एमपी का जो है वोट निकाला जाता है। ये याद रख लेना थोड़ा। सभी राज्यों के जो विधायक होते हैं उनका मूल्य, और संसद के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधायक ऊपर होते हैं और जो संसद के निर्वाचित सदस्य हैं उनसे भाग दी जाती है, तो एक एमपी का क्या है? वोट निकलता है। और जो चुनाव राष्ट्रपति का होता है, चुनाव की बात करें तो चुनाव इनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, एकल संक्रमणीय
मत के हिसाब से इनका क्या होता है, चुनाव होता है। और जितने भी इसमें राष्ट्रपति के रूप में लोग नामांकन करते हैं उनको वरीयता सूची में अंकित किया जाता है। जो लोग निश्चित मत प्राप्त कर लेते हैं वो विजयी माने जाते हैं, जो एक निश्चित मत प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो घोषित किए जाते हैं। और ऐसे ऐसे चल के प्रक्रिया लास्ट तक चली रहती है। अंत में जिसको एक निश्चित मत प्राप्त हो जाता है वही राष्ट्रपति बन जाता है। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन है उनका निर्वाचन जो है उसका जो निर्णय होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो निर्णय होता है वो उच्चतम न्यायालय लेता है। वो तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी जो सारे विवाद होते हैं वो कौन सॉल्व करता है? तो राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने भी होते हैं, निर्वाचन संबंधी मामला जो होता है वो किसके, वो कौन साल को उनका कौन सल्यूशन ढूंढता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी मामलों को देखता है। फिर आता है राष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता की बात करें तो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, 35 वर्ष की आयु, संसद सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, संसद सदस्य बनने की योग्यता हो, बनने की योग्यता हो, और कोई लाभ का पद धारण ना करते हो, कोई लाभ का पद धारण न किए हो, कोई लाभ का पद धारण न किए हों। और बात करें इनके शपथ की तो इनको शपथ कौन दिलवाता है? शपथ दिलवाते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। किसी कारणवश उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो प्रेजेंट नहीं हैं तो उनको जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश इनको शपथ क्या है दिलवाते हैं। जो क्या होते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं, जो सबसे ज़्यादा सीनियर होते हैं वो राष्ट्रपति को क्या है शपथ दिलवाते हैं। तो ये रही राष्ट्रपति पद की योग्यता होनी चाहिए। उनकी सेवा शर्तें क्या होती हैं? सेवा शर्तों की बात करें, अगर जो ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है, जो सदस्य है, सदस्य जो कोई राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है तो उसको क्या होता है, सदस्य को अपना जो पद है वो छोड़ना होता है। सदस्य को क्या है, पद को छोड़ना होता है और उसको बिना कोई किराया चुकाए उसको आधिकारिक आवास आवंटित किया जाता है। और उसको क्या मिलता है? एक आवास मिलता है, उसको वेतन मिलता है, वेतन उसका 5 लाख होता है, उसका वेतन 5 लाख होता है। तो ये क्या है, ये हमारा हो गया राष्ट्रपति के पद की शर्तें और योग्यताएं। दूसरी बात हो गई यहाँ पे जो पद की योग्यताएं थी, तो यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 क्या होने चाहिए, उनके अनुमोदक होने चाहिए। और जो जमानत राशि होती है, जमानत राशि वो 15,000 RBI के पास जमा करना होता है जमानत के तौर पर। जो लोग निश्चित मत प्राप्त कर लेते हैं उनकी जमानत राशि मिल जाती है, जो निश्चित मत प्राप्त नहीं कर सकते उनकी जमानत राशि क्या है, जब्त हो जाती है। ऐसा इसलिए किया गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव को काफ़ी गंभीरता से लिया जा सके। तो ये रहा राष्ट्रपति के बारे में। फिर आता है राष्ट्रपति के पद के जो महाभियोग होता है, रिक्तता होती है, कैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो बात करें महाभियोग की, तो महाभियोग आर्टिकल 61 में इसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति अगर जो संविधान के अनुरूप नहीं कार्य करता है तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होकर के उसको हटाया जा सकता है। और इसकी जो सूचना है राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना इनको दी जाती है। तो संसद के दोनों सदनों से पारित होता है, उच्चतम न्यायालय उसकी जाँच करता है, दोषी पाए जाते हैं तो उनको उसी दिन से क्या पद अपना छोड़ना पड़ता है। तो ये होता है महाभियोग प्रक्रिया।
फिर जो होते हैं इसका जो पदावधि होती है, यानी कि अपने कार्यकाल में अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं। इनका कार्यकाल कब रिक्त हो जाता है? जब ये अपने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दें, या इनकी मृत्यु हो जाए, या कोई बीमारी कारण हो, या कोई भी कारण हो सकता है जिससे ये अपने पद का दायित्व का निर्वहन ना कर सके, तो वहाँ पे पद की रिक्तता की स्थिति में इनका जो पद है वो भरा जाता है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति का जो है पद अब खाली नहीं रखा जा सकता, इसका भरा जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कोई राष्ट्रपति का चुनाव होता है और पूर्व राष्ट्रपति तब तक अपना पद नहीं छोड़ता है जब तक उसका उत्तरदायित्व उस पद को ना ले ले, तब तक राष्ट्रपति अपना पद नहीं छोड़ता है। तो ये राष्ट्रपति, आज की इस वीडियो में हमने राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति के बारे में जाना, उनका कैसे निर्वाचन होता है, उनकी क्या योग्यताएँ होती हैं और क्या सेवा शर्तें होती हैं, और कैसे उनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, इसके बारे में जानें। अगली वीडियो में राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं वो काफ़ी विस्तार से दी गई। उनकी विधायी शक्तियां भी होती हैं, कार्यकारी शक्तियां होती हैं, आपातकालीन शक्तियां होती हैं, सैन्य शक्तियां होती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उनके बारे ब्रॉड जो उनकी शक्तियां होती हैं उसके बारे में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।